विश्वास पाटिल जी को हिंदी महानायक सुभाष चंद्र बोस के घटनापूर्ण जीवन पर आधारित उपन्यास के जरिए जानते हैं। और हिंदी में जब पानी पर दुर्लभ मौका है जब विश्वास जी हमारे बीच हैं, और अभी हिंदी में राजकमल प्रकाशन से जी 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 हाँ, तो वो दुड़िया उपन्यास हिंदी में आया है विश्वास पाटिल जी का राजकमल प्रकाशन से, जो नक्सलवाद के इशू को छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में रखता है हमारे सामने। और एक और बहुत रोचक जानकारी है, विश्वास पाटिल जी एक महा उपन्यास लिख रहे हैं छत्रपति शिवाजी के जीवन पर, जिसका पहला खंड जल्द हिंदी में आने वाला है राजकमल प्रकाशन से। मैं वो महासम्राट के पहले खंड के हिंदी संस्करण का आवरण अभी हम लोग जारी करना चाहते हैं विश्वास जी के साथ। युवा कथाकार रवि बुले ने किया है, वो जल्द ही हिंदी में प्रकाशित होने वाला, यहाँ उसके आवरण का लोकार्पण किया। अब मैं देश के सभी भाषाओं के जाने माने लेखक विश्वास पाटिल हमारे बीच हैं, जिनको मैंने बतौर पाठक पहली बार महानायक उपन्यास से जाना था। महानायक सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित उपन्यास है, और उस उपन्यास को पढ़ते हुए मेरे अंदर कई सवाल उठे, लेकिन वो एक ऐसा उपन्यास है जिसके बाद में बारे में मैंने ये पढ़ा कि इन्होंने उन सारी जगहों की यात्रा की थी जहाँ जहाँ से सुभाष चंद्र बोस का कोई संबंध था। उसी तरह से इन्होंने जितने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं उसके पीछे गहरा शोध होता है, चाहे वो पानीपत हो जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुए पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित उपन्यास है, या हाल में चंद्रमुखी उपन्यास जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी है। और सबसे बड़ी बात है जिस उपन्यास का भी हमने कवर देखा, महासम्राट, ये धर्मेंद्र जी जैसा कि बता रहे थे, लेकिन ये उपन्यास शिवाजी को लेकर 4 खंडों में लिखा गया है। ये इसका पहला खंड है। मराठी भाषा में जब इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ, पहले 2 महीने के अंदर ही इसके 25,000 प्रतियां बिक गई। शिवाजी के जीवन को लेकर शायद इतने बड़े कैनवस का उपन्यास उनके जीवन को लेकर नहीं लिखा गया है। इतिहास में हमेशा मध्यकालीन इतिहासकारों ने शिवाजी को हमेशा कभी केंद्रीय नेता के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक प्लंडरर यानी लुटेरे के रूप में उनकी छवि बनाई गई। इस उपन्यास से कई बार इतिहास जो भूल करता है साहित्यकार, उस भूल को दुरुस्त करता है ये 4 खंडों में। और उस उपन्यास को लिखने के लिए मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आगरा, कुल मिला के शिवाजी के बनाए 240 किलो की यात्रा की थी विश्वास पाटिल जी ने। और उसके अलावा जितना पढ़ा होगा, इतने उनके बनाए जगहों को देखा और फिर उनके ऊपर लिखना शुरू किया। लेकिन हम बातचीत महासम्राट से शुरू नहीं करेंगे। हम आज बातचीत करने आए हैं उनके इस उपन्यास पर, जिसका नाम है दुड़िया। दुड़िया छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में नक्सलवाद को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है, और ये एक तरह से पहला उपन्यास है विश्वास पाटिल का। विश्वास पाटिल जी मूलतः ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक रहे हैं। पहले ही हमने कहा संभाजी, पानीपत और महासम्राट, लेकिन इन्होंने अपनी लीक से हटकर, कई बार लेखक अपनी ज़मीन से हटकर कुछ ऐसा विषय उठाता है, कोई ऐसा विषय उसको आकर्षित करता है जो लिखना जिसको लेकर वो अपनी ही लीक को तोड़ देता है। ये अपने आप में एक उपन्यास है, और सिर्फ कथा के आधार पर नहीं, सिर्फ कथा के रूप में ही नहीं। नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद को लेकर बहुत कुछ फिक्शन में यानी कथा कहानी में और नॉन फिक्शन में, दोनों में बहुत पर्याप्त लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद दुड़िया का एक अपनी ज़मीन है, और ये अपने तरह से उस पूरे समस्या, जिसको अगर समस्या कहते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस पूरे समस्याग्रस्त क्षेत्र के जीवन को सभी पहलुओं से देखने की कोशिश की है। सबसे पहले विश्वास पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार की इस ऐतिहासिक
राजधानी पटना, पाटलिपुत्र पटना में, और आपसे यहीं से बातचीत शुरू करते हैं कि दुड़िया लिखने की यात्रा कैसे शुरू हुई। दुड़िया लिखने की यात्रा एक राइटर के जिंदगी का एक को इंसिडेंस होता है। वैसे ही एक बीइंग एन IAS ऑफिसर 6-7 साल पहले निर्वाचन आयोग ने मुझे अपॉइंट किया था छत्तीसगढ़ में एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर। मैं वहाँ 3 महीना था और बाद में उस सब्जेक्ट में मुझे रुचि आई है और मैं कुछ महीने वहाँ जाके मैंने यात्रा कर ली। एंड ड्यूरिंग दैट माई पीरियड जो आदिवासी लड़कियाँ थी जो दे ज्वाइंड विथ नक्सल्स एंड वो जो शरणागत या सरेंडर लड़कियाँ थी उनका मैंने इंटरव्यू किया, बच्चों को मिला और तब मुझे मालूम पड़ा, महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ में आर या पार, इस तरफ या उस तरफ बंदूक एक ही है, लेकिन बंदूक चाहे तो वहाँ के लड़कों युवा है उनको किसी एक की बंदूक उठानी पड़ती है, चाहे तो पुलिस की बंदूक उठानी पड़ती है, नहीं तो नक्सल की बंदूक उठानी पड़ती है। जहाँ एक अबूझमाड़ पहाड़ करके एक पहाड़ी है जिसका सर्वे ब्रिटिश इंडिया में भी नहीं हुआ है, और जो इनके ठेले या इनका मेन हेडक्वार्टर जो होता है नक्सल लोगों का, वो अबूझमाड़, ये सब दुनिया देखने की मैंने कोशिश की और लगातार मैं उस एरिया से घूमता फिरता था। कुछ ऑफिसरों के साथ मैंने काम किया, जहाँ जहाँ बड़े बड़े नक्सल इंसिडेंट हो गए, जहाँ एक इंसिडेंट में 200 लोग मारे गए, 300 लोग मारे गए, तो उनके पीछे क्या है ये देखने की मैंने कोशिश की। और तब मुझे पहली एक बात महसूस हुई कि जिस गरीबों की कहानी, जिस आदिवासियों की कहानी और उनके तरफ हम दिलचस्पी रखते हैं, उनके तरफ यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने, यहाँ के अफसरों ने, यहाँ के नेताओं ने सही ढंग से देखा नहीं था। शुरू में गांव खेड़ों में, जंगलों में जो आदिवासियों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तब उनको बचाने वाला कोई आया, वो नक्सल आ गए और उसके कारण नक्सलबाड़ी से या बंगाल से तो नीचे तमिलनाडु तक ये नक्सलवाद फ्लरिश हो गया, जिसको वो लाल गिलियारा कहते हैं, जो नेपाल से मद्रास तक जाता है। तो लोगों के जो मैंने हाल देखे, उनसे इंटरव्यू किए, उनका कहानी समझने की कोशिश की, और तब मुझे मालूम पड़ा कि स्पेशली मैं इलेक्शन के लिए गया था एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर। एक डिस्ट्रिक्ट में मैं था जिस डिस्ट्रिक्ट में करीबन 800 या 900 निर्वाचन कर्मी निकल जाते कलेक्टर ऑफिस से या झेडपी ऑफिस से, और जब वो निकलते हैं इलेक्शन के लिए तब वो सबका बैंक अकाउंट, उनके दस्तखत सब देके जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम होता है कि 800 लोगों में 60 या 70 लोग पीछे नहीं आने वाले हैं घर में। तो ऐसे हालात में वो जीते हैं, हर साल इलेक्शंस करते हैं। पूरा राइटर के लिए एक डिफरेंट माहौल था और उस माहौल ने मेरा मन लुभाया और उसके कारण मैंने ये दुड़िया लिखी। उपन्यास में एक तरफ तो देखिए अफसर का नज़रिया है और वहाँ जो उन लोगों का नज़रिया है जो नक्सल सरेंडर, जिनको आपने लिखा है कि जिनको जो बाद में नक्सलवादियों से जुड़े और बाद में उन सरेंडर कर दिया, नक्सलवादियों के प्रति आपका नज़रिया है और वहाँ की राजनीति का नज़रिया है। ये सारे नज़रियों के बीच में आप उसको किस तरह से, मैं नक्सलवाद को समस्या की तरह फिर भी नहीं देख पाता हूँ, इसके बावजूद कि आपने अपने उपन्यास में वहाँ का जो जीवन है और उस जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में आपने माना है कि नक्सलवाद का भी उतना ही कसूर है जितना कि सरकार और पूंजीपतियों का कसूर है, जिनकी लूट से बचाने के लिए वो वहाँ आदिवासी जनता के साथ आए थे। इस पे आपका अपना नजरिया क्या है नक्सलवाद? मेरा क्या आप समस्या की तरह देखते हैं?
एक समस्या अभी ऐसी की है कि नक्सलवाद इज एन अनइविटेबल कैंसर। ऐसा कैंसर है कि जिसके बिना आप जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। एक एक स्टेट है इंडिया में जहां नक्सलवाद के खिलाफ जो पूंजी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कई 2000, 3000, 5000 करोड़ ऐसे बड़े बड़े राशि में बनती है। और ये इतना पर्कुलेट होती है कि कल अगर नक्सलवाद टोटली निकल भी गया तो भी राजनेताओं का, अफसरों का, सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बनी है एंड आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। जीना मुश्किल हो जाएगा कहने से आपका क्या मतलब है कि आर्थिक रूप से जीना मुश्किल हो जाएगा? हाँ, आर्थिक रूप से भी। अच्छा, मैंने ये देखा कि बहुत सारे जो वहाँ के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी जो घटनाएं थी उन पे भी आपने अपनी बात लिखी है। जैसे सलवा जुड़ूम की मैं बात करूँगा। सलवा जुड़ूम के बारे में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता रहा कि सलवा जुड़ूम पूंजीपतियों के द्वारा महेंद्र कर्मा को आगे करके चलाया गया एक मुहिम था और इसीलिए महेंद्र कर्मा को मारा गया। लेकिन आपने उसमें एक प्रभा नाम के एक अधिकारी के माध्यम से उसके बारे में कुछ और कहा है। आप किस तरह से देखते हैं? सलवा जुड़ूम एक बात ऐसी थी कि महेंद्र कर्मा जो खुद शुरू में एमएलए थे, तब ही हिमसेल्फ वाज फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन वो फिर बाद में नक्सल के खिलाफ हो गए। ही वाज कंसिडर्ड एज अ टाइगर ऑफ बस्तर। तो वो भी बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ झीरम पहाड़ी में वो मारे गए। तो कहने की बात ऐसे है कि जब कोई भी राजा या कोई भी बड़ा राजा, पॉपुलर राजा जब ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तब वो डिक्टेटरशिप के तरफ उसका जर्नी शुरू हो जाता है। वैसे ही नक्सल को शुरू में जो बहुत अच्छी तरह सफलता मिली और उसके बाद वो भी टायरेंट बन गए, तो उसके खिलाफ कई लोग उठे और उसका एक जन आंदोलन था जिसका नाम था सलवा जुड़ूम। वो महेंद्र कर्मा भी थे उसमें और एक मास्टर जी थे, है अभी भी, जिनका कत्ल करने की 40 बार कोशिश हो गई। तो एक जन आंदोलन फिर टायरेंट बन गया। ये 2-3 एंगल से इस बात की तरफ यू कैन लुक एट इट। अच्छा, एक सवाल मेरा एक लेखक के रूप में एक बड़ी वरिष्ठ लेखक से सवाल है कि आपकी एक अपनी ज़मीन लेखन की रही है और आप जब जिसमें आपने महाराष्ट्र और वहाँ के नायकों को लेकर लगातार लिखा है या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नायक पर लिखा है, लेकिन आप पहली बार नहीं, मेरी सबसे फेमस या अच्छी नॉवल जो मानी जाती है झाड़ा झड़ती। इस देश में जो बांध निर्माण हुए हैं और द प्लाइट ऑफ द पीपल, जो पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल रहते हैं, वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल के बारे में वो झाड़ा झड़ती नॉवल है, जिसको साहित्य अकेडमी मिला। इंदिरा गोस्वामी नेशनल अवार्ड भी मिल गई उसके लिए। और इंदिरा गोस्वामी खुद भी उस नॉवल को बहुत कंसिडर करती थी, शी कंसिडर्ड एज ए ग्रेट नॉवल। तो वो नॉवल के लिए मुझे बहुत पसंद थी पाठकों की। हाँ, जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था तब मैंने देखा कि कैसे बुलडोजर आते थे गुआवा के फील्ड को या शुगर केन के फील्ड को उखाड़ते थे, तब कैसे बुढ़े काश्तकार फार्मर बुलडोजर के आगे जाते थे। ये सब लोगों की त्रासदी मैंने देखी है और वो मैंने उस झाड़ा झड़ती में लिखने की कोशिश की। आप किस तरह से शोध करते हैं, क्योंकि हर उपन्यास के पीछे एक बहुत गहरा शोध होता है। दुड़िया आपका अब तक का मेरे जानकारी में हिंदी में जितना उपलब्ध है सबसे छोटा, पन्नों में सबसे छोटा उपन्यास है, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा शोध है। मैंने पहले ही कहा कि हर एंगल से वहाँ के जीवन को आपने देखने की कोशिश की है। तो ये शोध किस तरह से करते हैं? कुछ अलग से कोई प्रक्रिया होती है? अलग से प्रक्रिया नहीं होती, उसके लिए बहुत दिन काम करना पड़ता है। कि आई कंसिडर पिकलिंग, जैसे पिकलिंग होने का क्या कहते हैं हिंदी में पिकलिंग को?
नहीं चूर्ण नहीं, ये अचार की महक 2 दिन में नहीं आती है। अचार के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, फिर अपने आप वो महक बढ़ती है। वैसे ही कुछ सब्जेक्ट लिया और 2 दिन में इफ यू ट्राई टू राइट अ पोएट्री और नॉवल, वो बात नहीं बनती है। उस भाषा, वहाँ का देश भेष, वहाँ की कवायद, वहाँ का जीना मरना, इसके पास राइटर को या पोएट को जाना पड़ता है तो फिर महक आती है। तो पिकलिंग जैसे होता है, अच्छी तरह अचार जैसी बनती है, वैसे अच्छे विचार करके उस सब्जेक्ट के मूल में जाना पड़ता है। जब मैं पानीपत की कहानी लिख रहा था, आई स्पेंड 5 years ऑफ माई लाइफ। जब मैंने महानायक सुभाष चंद्र बोस की कहानी लिखी, तब आई ट्रैवल्ड फ्रॉम जापान टू जर्मनी। बर्मा के जंगलों से भी मैंने जर्नी किया। तब वहाँ मिलिट्री जुंता था, मिलिट्री रूल था, यू वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल बाय कार। फिर भी डेयरिंग से मैंने ऐसे गैर कानूनी तौर पर ही मैंने जर्नी की। अभी मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है कि अगर उस दिन में मैं पकड़ा जाता था तब सीधा 4 साल की उम्र कैद थी, और अगर मैं बर्मा की जेल में वहाँ सड़ जाता तो तब उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, कोई संपर्क के माध्यम नहीं थे, तब मेरे गवर्नमेंट सर्विस का क्या हो जाता, मेरे बच्चों का क्या हो जाता। लेकिन नेताजी आज़ाद हिंद फौजी, उनकी वो कहानी के लिए मैं इतना उस सब्जेक्ट में गड़ गया था कि किसी का भी किसकी भी परवाह न करते हुए भी आई ट्रेवल्ड अ लॉट इन बर्मा। अब दुनिया पे बात शुरू हुई थी, अब आप नेताजी पे आ गए हैं, महानायक पे आ गए। मेरे अंदर हमेशा से तो खैर नहीं, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ था उस उपन्यास के पढ़ के, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरे अंदर भी ये संशय पैदा हो गया है कि लेटर लाइफ, सुभाष चंद्र बोस का कोई ना कोई एक लेटर लाइफ था जो बहुत लोगों को आकर्षित करता है, अनुज धर को आकर्षित किया, और बहुत सारे लेखकों को मैंने देखा, बहुत उस लेटर लाइफ बहुत आकर्षित करता है। आपने कभी भी उनके उस जीवन को नहीं माना जिसको गुमनामी बाबा का जीवन, या जिसको भगवान के रूप में या तरह तरह के रूप में दिखाया जाता रहा कि वो छुप कर रहते रहे आज़ादी के बाद। इसलिए कभी आपको नहीं लगा कि इतना शोध करने के बाद अगर आपने लेटर लाइफ पे शोध नहीं किया तो अधूरा तो नहीं? लेटर लाइफ को मैंने शोध किया, लेकिन फर्स्ट लाइफ मेरे सामने था। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतना लिखा है उनके बारे में, या सुभाष जी के बंच फ्रॉम ओल्ड लेटर्स की जो बंच की किताब है, 20-20 पन्ने के उनके लेटर्स है। तो जिस सुभाष बाबू को हमने देखा, हमने पाया, उसका स्टडी किया, तब हमारे मन में ऐसी उनकी प्रतिमा है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ बॉर्न फायर, ही वॉज अ ग्रेट स्ट्रगलर। वो ऐसे किसी भी साधु या सन्यासी के रोब में छुप बैठने वाले आदमी नहीं थे। और फिर भी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता, अगर कोई बच्चा रोता था तो भी उनका दिल उमड़ पड़ता था। और भारत में आने के बाद इतनी गरीबी, इतनी त्रासदगी देखने के बाद वो सुभाष चंद्र किसी साधु के देश में नहीं बैठ सकते। एंड मैंने जो 2-4 रिपोर्ट थे, सब रिपोर्ट मैंने देखे हैं। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट, क्या करें। लेकिन एज अ राइटर मुझे एक शोध लेना था कि सुभाष चंद्र बोस जब जापान में गए थे तब उनके साथ कौन था। तब सब कागजात में, हिस्ट्री बुक ने मुझे बताया कि एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स, उनके साथ उनके कपड़े के सिवा और कोई नहीं था। फिर जापान ने सुभाष बाबू को इतना सहयोग क्यों दिया? और वो सहयोग भी क्या कि सुभाष बाबू वाज कंसिडर्ड एज अ फ्रेंड कंट्री इन द वॉर टाइम, कि जैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री है उस कंट्री का दर्जा सुभाष जी को दिया था। एंड 3 डिवीजन सैन्य जापान का बर्मा में मारा गया था।
3 डिवीजन यानी कि 60,000 पीपल डाइड फॉर द कॉज ऑफ सुभाष। और सुभाष का नारा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो मेरे समझ में नहीं आया था कि इतना सहयोग ये जापान ने क्यों दिया। मैं 3 महीना जापान में था, मैं ढूंढ रहा था कि देयर मस्ट बी सम रीजन, कुछ एक वजह होगी। और लास्ट दिन में जब एक सिंगे मिस्तु करके वारकालीन एक फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने सुभाष जी पर खाली एक पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ में उन्होंने ऐसा जिक्र किया है कि सुभाष बोस नाम का हिंदी नेता जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से आके मिलता था और अपने गरीब देश की कहानी बताता था, तब उनके बदन पे जो रोंगटे खड़े होते थे, उनके आंखों में जो आंसू उमड़ते थे, वो देखते वक्त हमें ऐसा लगता था कि ये नेता हमारे प्राइम मिनिस्टर के दरबार हॉल में खड़ा नहीं है, वे स्वर्ग में पहुंचे हैं और अलमाइटी गॉड से वो झगड़ा कर रहे हैं अपने देश के बारे में। और उनका ये रूप देख के हमारे जो पत्थर के हृदय थे वो पिघल गए मोमबत्ती की तरह, और हमने डिसीजन किया कि सुभाष बाबू को सहयोग देने का। तो ये सब बातें अनलेस यू ट्रैवल्ड, अगर आप घूमते नहीं, फिरते नहीं, ज्यादा दिन स्टडी नहीं करते, तब तक ये चीजें हाथ में नहीं आती। मतलब गुमनामी बाबा नहीं है, चलिए ये बात मानते हैं आपके। लेकिन आप एक चीज़ ये बताइए, आप IAS ऑफिसर रहे हैं महाराष्ट्र में और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बहुत महत्वपूर्ण विभागों को आपने संभाला, आपको कभी परेशानी नहीं हुई या इतने व्यस्त नौकरी में शोध का समय कैसे निकालते रहे? नहीं, परेशानी तो बहुत हुई। जब मुझे मेन साहित्य अकेडमी अवार्ड मिली तब मेरी उम्र 32 थी, 32 साल का था जब मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिली। और हमारे सचिवालय में, सेक्रेटरीट में एक बाबू ने रिपोर्ट लिखा कि ये जो इनकी नॉवल है बांध पीड़ितों के बारे में, गवर्नमेंट ने पता करना चाहिए कि इस नॉवल तो बड़ा नेता बन जाएगा, सस्पेंड करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो ऐसा मेरा सस्पेंशन टल गया और गवर्नमेंट में काम करना और एज ए सक्सेसफुल राइटर काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब जब कोई मिनिस्टर का वगैरह दौरा रहता था तब बोलते थे कि विश्वास जी आप इंस्पेक्शन बंगले पे रहिए, तब तक हम फंक्शन करके आते हैं। क्योंकि फंक्शन में जब मिनिस्टर जाते थे तब लोग मेरे पास ज़्यादा आते थे सिग्नेचर के लिए। तो ऐसे ही दिन देखे हैं मैंने। दुड़िया उपन्यास से फिर लौटते हैं कि दुड़िया का में सबके बयान आपने दिए, आपका क्या अपना है छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में, आप क्या सोचते हैं? एक लेखक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में आप वहाँ गए थे, बड़े बड़े स्तर पे गए थे। इन लोगों की त्रासदी तो अनअवॉइडेबल है और दुख है, और ये खाली छत्तीसगढ़ का दुख नहीं है, कम से कम 10-11 ऐसे स्टेट्स है दोज आर अफेक्टेड विथ नक्सल प्रॉब्लम्स। लेकिन दुड़िया आप जब नॉवल पढ़ोगे तब कैसी वो उभर के आ गई, उनकी वो अबूझमाड़ पहाड़ पे जाती है, हाउ सी केम अक्रॉस विथ बिग लीडर्स ऑफ नक्सल, ये सब जब आप पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि रियली द लाइफ इन नक्सल एरिया इज वेरी डिफिकल्ट। यू आर अंडर फायर ऑफ बोथ द गन्स एवरी टाइम। मतलब पुलिस की बंदूक और नक्सलवादियों की बंदूक, और जिसके बीच में आम आदमी को अपना रास्ता बनाकर चलना पड़ता है। ये उपन्यास, ये मैं जो बातें कर पा रहा हूँ इसमें मैं उस बात को बयान नहीं कर सकता कि जो किस्सा गोई है, ये इन्होंने कोई इसमें समस्या के बयान करने के लिए उपन्यास नहीं लिखा है। ये कुछ किरदार हैं जिनके किस्से हैं, खास करके जो किस्सा गोई इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में होती है, वही किस्सा गोई दुड़िया में भी। हालांकि एक अफसोस है कि बहुत 160-62 पन्नों में उपन्यास खत्म हो जाता है, लेकिन उस कमी को पूरा कर रहे हैं विश्वास पाटिल अपने नए उपन्यास महासम्राट में, जिसका बहुत सही समय पर राजकमल प्रकाशन हिंदी अनुवाद ला रहा है।
इतना देर से आखिर क्या कारण, मैं इस पे बात नहीं करूंगा आपसे कि शिवाजी पर आपने क्यों लिखने की बात सोची। मैं इस पर बात करना चाहूँगा आपसे कि शिवाजी जैसे बड़े किरदार पर इतने बड़े लेवल पे किसी लेखक ने क्यों नहीं सोचा, जबकि उनको मराठा अभिमान का नायक माना जाता रहा है। हालांकि इतिहासकार, मध्यकालीन इतिहासकार, इतिहास में उनको उतनी ही जगह मिलती है जो एक केंद्र से टकराने वाले एक विद्रोही। मध्ययुगीन मध्यकालीन इतिहासकारों ने अच्छी तरह से शिवाजी के किरदार को निभाया नहीं है, देखा नहीं है। वियतनाम एक छोटा सा कंट्री है। एक महाराष्ट्रियन मिनिस्टर ने, कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे पुणे के, उन्होंने मुझे बताया कि देयर वाज सम ट्रैवलर्स, सम मिनिस्टर्स फ्रॉम वियतनाम, वो हिंदुस्तान के शहर पे आ गए जब उनको एक फोर्ट देखना था और उनको दिल्ली का फोर्ट, पुराना फोर्ट दिखाया गया। वो फोर्ट देखने के बाद शाम को वहाँ के 2-3 मिनिस्टरों ने पूछा कि बट वेयर इज रायगढ़। रायगढ़ एक शिवाजी की खुद का कैपिटल था और ये महाराष्ट्र में रायगढ़ है और रायगढ़ देखना उनको जरूरी लगा। तो मैंने पूछा कि ये क्या वजह क्या है, वियतनाम के लोग शिवाजी के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। और आपने बहुत बड़ी हॉलीवुड की फिल्में देखी होगी, बॉर्न ऑन 4th जुलाई, बॉर्न ऑन 4th जुलाई या प्लेटून जैसी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में वियतनाम वार पे देखी होगी। वियतनाम एक छोटा सा देश, इतनी बड़ी अमेरिका, इतना बड़ा अमेरिका उन्होंने खुद पर लिया था और दे फॉट फॉर 30 इयर्स। और आपको पता है कि उस जमाने में औरंगजेब इतने बड़े शहंशाह थे, इतने बड़े बादशाह थे कि दुनिया के सबसे बड़े किंग में ही वॉज वन ऑफ द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इतना बड़ा। और उनका राज ये ब्रह्मदेश से अफगानिस्तान तक था। और वो जब दिल्ली से शिवाजी पर महाराष्ट्र पे धावा बोलने के लिए निकल गए, तब उन्होंने बताया था कि खाली 2 महीने में या तीसरे महीने में मैं आगरा में लौटने वाला हूँ। शिवाजी एक चूहा है, उस चूहा को खत्म करके 2 महीने के अंदर मैं वापिस आ जाऊंगा। लाखों की फौज लेकर वो महाराष्ट्र पर आए एंड ही स्पेंट 27 years ऑफ हिज लाइफ। 27 साल वो दक्कन में सह्याद्री के साथ झगड़ते रहे। किसके कारण? छत्रपति शिवाजी के कारण। तो ये महाराष्ट्र कैसा है? महाराष्ट्र का शिवाजी का राज खाली आज के हिसाब से अपने जो 8-10 डिस्ट्रिक्ट है कौन से भी स्टेट के, उससे बड़ा नहीं था। लेकिन उन्होंने जो अपनापन, जो कुछ राजनीति अपनाई थी, औरत लोगों को इज्जत देना या सर्वधर्म समभाव या पिछड़े वर्ग का काम देखना, ये सब जब शिवाजी राजे जिंदा थे तब लंदन गैजेट से लेकर दुनिया के हर न्यूज़पेपर में उनकी खबरें आती थी। एंड दैट इज ग्रेट सोर्स ऑफ मराठा हिस्ट्री। हम वहां से हिस्ट्री चुन के आते हैं। शिवाजी का असली चित्र महाराष्ट्र में नहीं है, पोर्तुगाल में है, डच कंट्रीज में है, पेरिस में है। तो शिवाजी राजा का, जिसको फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि कहते हैं, तो न होता शिवाजी तो न रहता हिंदुस्तान, ऐसे कई लोग कहते हैं। उसमें एक डिफरेंट अंडर मीनिंग है। किस तरह से देखते हैं उनके इतने विराट जीवन को? आपने शोध करने के लिए कहाँ यात्रा की, क्या किया, थोड़ा इस बारे में बताइए। शिवाजी राजा के नियरली 350 फोर्ट थे, उसमें 240 फोर्ट मैंने देखे लास्ट 30 इयर्स में। देन शिवाजी महाराज ने इंडिया में पहली बार खुद का नौसेना बनाई। वो नौसेना के निर्माते शिवाजी राजे थे। उनके 400 बड़े बड़े जहाज थे। तो ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ मासेस, ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर
and he was a great leader of downtrodden people also. तो डिफरेंट छवि, और आपको शॉक लगेगा कि छत्रपति शिवाजी राजे को खाली 49 ईयर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, 49 साल खाली उनको जीवन मिला। ये 49 साल में उन्होंने जो कमाया है वो समझने के लिए 300 ईयर्स से लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनकी पूरी बात, उनका पूरा कैरेक्टर समझ में नहीं आता। ये मेरी कोशिश है नॉवल के हिसाब से। और अब अंत में एक सवाल दुड़िया से जुड़ा हुआ पूछते हैं। आप जब बोलते हैं तो आपको सुनने में भी उतना ही आनंद आता है जैसे आपको पढ़ने में आता है, घटनाओं को जिस तरह से जोड़ते हैं। लेकिन समय बहुत हो रहा है, हम अंतिम सवाल एक बार फिर से दुड़िया की ओर लौटते हैं कि इसमें एक पहला उपन्यास है आपका जिसके शिल्प को लेकर, उपन्यास सिर्फ कहना लिखना नहीं होता, उसका शिल्प बहुत बड़ा, इसके शिल्प को लेकर भी कभी कभी ये उपन्यास रिपोर्टाज लगने लगता है, कभी कभी लगता है इसको नॉन फिक्शन की तरह देखना चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी तरह से सारा विभाजन इसमें दिखाया गया है। लेकिन कथा रस तो उपन्यास वाला ही है। आप खुद इस शिल्प को लेकर कुछ सशंकित नहीं थे, या इस बात को लेकर सशंकित नहीं थे कि आप एक अलग तरह की चीज लिख रहे हैं? पता नहीं आपके जो दुड़िया के बारे में, दुड़िया को नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पोएट को या राइटर को ऐसा सब्जेक्ट मिलता है और वो बारीकी से उसी ढंग से अगर पेश किया तो सब्जेक्ट ही एक फॉर्म, नया फॉर्म बनता है। तो इस वास्ते मैंने ऐसा सोचा कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ में गया और जैसे आया, वो मेरा जर्नी ही नॉवल का फॉर्म क्यों न बने, और वैसा ट्राई मैंने किया। एंड मुझे लगता है कि वो मेरा तरीका अच्छा था। आपने लिखा भी है कि जैसे सिंधबाद की यात्रा की कहानियां आपने बचपन में पढ़ी थी, या अली बाबा और 40 चोर की कहानी पढ़ी थी, तो ऐसे यात्रा का एक कुछ अनुभव हुआ, एक ऐसा यात्रा अनुभव था जिसने आपको रूपांतरित कर दिया। आप सब लोग भी इस उपन्यास को जो भी पढ़ेंगे आप इस अनुभव से ज़रूर गुजरेंगे कि किसी एक विषय को लेकर जिसको एक समस्या की तरह देखा जाता रहा, उसके कितने कोण हो सकते हैं और उसकी कितनी अंतर कथाएं और कितने अंतर पहलू हो सकते हैं, उसको एक उपन्यास में किस तरह से गूंथा जा सकता है। विश्वास पाटिल जी ने दुड़िया में बहुत अच्छी तरह दिखाया है। मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ एक अच्छे उपन्यास के लिए, और आप सबकी तरह मैं भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि महासम्राट का पहला खंड हिंदी में जल्द से जल्द आए, ताकि हम सब शिवाजी के जीवन की एक झांकी इस उपन्यास में। माहेश्वरी पब्लिशर और राजकमल प्रकाशन का मैं बहुत आभारी हूँ कि मराठी में आने के पहले दुड़िया उन्होंने हिंदी में लाई, और वो इतनी सक्सेसफुल हो गई कि दुड़िया हिंदी देखकर अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, कन्नड़ में आ रहा है, 3-4 लैंग्वेजेस में आ रहा है। मैं पाठकों का बहुत आभारी हूँ कि लक्ष्मी, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दोनों माता की मुझ पर आशीर्वाद है। जब मैंने पानीपत पहली बार लिखा, दैट टाइम व्हेन पानीपत गॉट पब्लिश्ड, मेरी उम्र खाली 28 साल थी, और वो पानीपत उपन्यास महाराष्ट्र में इतनी बेची गई कि 1 साल में मैंने स्वामित्व मूल्य पर का नॉवल के कोल्हापुर में एक बंगला बांध लिया, एक बड़ी कोठी बांधी और उसका नाम ही पानीपत दे दिया था। और मैं बताना मेरा फर्ज मानता हूँ कि जब उस कोठी का काम चालू था तब एक सन्यासी बाबा वहाँ से गुजर रहे थे, और उनको कहीं एक नई कुछ महक ऐसी लगी, वो मेरे बिल्डिंग में आ गए और मुझे पूछा, वो बड़े ऐसे त्यागी सन्यासी, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, हाथ में तीर कमटा, मुझे पूछा, बच्चा ये वास्तु किसकी है? मैं बोला, बाबा मेरी वास्तु है। तो उन्होंने ऐसा उनका हाथ मेरे सर पे रखा और बोले, बच्चा आपको पता नहीं है कि ये बिल्डिंग, ये वास्तु कितनी भाग्यशाली है। एक दिन देखते रहना कि इस भवन में खाली लाखों और करोड़ों के ही व्यवहार हो जाएंगे, खाली लाखों और करोड़ों की गिनती हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि त्यागी महर्षि जो पुरुष होते हैं
उनकी बानी भी सच निकलती है और बाबा जी की बानी सच निकली। आज उस भवन में खाली लाखों करोड़ों के गिनतियाँ होती है, क्योंकि मैंने वो बिल्डिंग एक बैंक को भाड़े पे दी है। तो मेरा कहना क्या है कि मेरे भवन में रहने वाली लक्ष्मी चाहे पूरे शहर की रहेगी, लेकिन सरस्वती माँ ने उनके छोटे से मंदिर में मुझे थोड़ा सा स्पेस दिया है, जहाँ मैं ये रंगोलियाँ, कभी पानीपत, कभी दुडिया, कभी महासम्राट, महानायक, ये रंगोलियाँ बना के मैं आगे जा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वास पाटिल। कोई कंपैरिजन है कि अशोक ने बहुत कम समय में बहुत सारे निर्माण कार्य कराए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत अच्छा काम किया, विक्रमादित्य ने भी अच्छा काम किया, तो आपका कोई आकलन है या फिर कोई अध्ययन है इस प्रकार का कि जैसे शिवाजी ने बहुत अल्प आयु में जितने काम किए, क्या शेरशाह भी हैं उसमें, क्या तो बिहार के नायकों को यदि आप लें तो महाराष्ट्र के नायकों और बिहार के नायक की तुलना करें तो कौन सा आपको लगता है कि कोई निकट है या फिर शिवाजी ने? नहीं, मैं दशरथ मांझी जी को बहुत मानता हूँ। पहले आया था और उनका पहाड़ देख के गया। बिहार का महाराष्ट्र का नाता बहुत नजदीक है। कई इट इज बेस्ट, इट इज टोल्ड बाय हिस्टोरियंस। आपका जो पाटलिपुत्र है, पुत्र और पाटलिपुत्र माने कि पाटिल का पुत्र, तो ये पाटलिपुत्र नगरी का आर्किटेक्ट बंबई के पास बसई गांव का था और वहां से इधर आया था। उन्होंने जो नक्शा बनाया वो पाटिल के पुत्र ने बनाया, इस वास्ते उसको पाटलिपुत्र कहते हैं। ऐसा भी एक स्टोरी है। ये तो नया दृष्टिकोण आपने दिया। हम लोगों ने तो यही पढ़ा है कि पाटली के वृक्ष होने के नाते इस शहर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। कई हिस्टोरी अच्छी बात है, मतलब एक नई जानकारी है हमारे लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन हम जो सवाल किए, यदि आपका अध्ययन हो उस संदर्भ में तो बताने का कष्ट करेंगे। नहीं, आप हमारा सवाल यही था कि आप जैसे शिवाजी के कम आयु में बहुत सारे काम को लेकर के आपने एक दृष्टिकोण रखा, तो जो बिहार में जो इतिहास के जो नायक हुए, यदि दशरथ मांझी के अलावा भी यदि आप लें तो चूँकि बहुत अब 16वीं शताब्दी और इसमें बहुत नियरेस्ट कंपैरिजन है, पुराने जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो हमारे यहाँ पे नायक रहे जिन्होंने काम किया, पूरे देश पे शासन किया, तो क्या कम समय में काम करने वाले अशोक हों चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो आपका कोई कंपैरिजन है, अध्ययन है? मैं ये जानना चाह रहा था केवल कि शिवाजी की तुलना यदि आप करें कि निर्माण कार्य को लेकर। मॉडर्न टाइम्स में पैदा हो गए, उस भूमि को और क्या चाहिए? इतने बड़े लीडर। तब 1977 की इलेक्शन जब शुरू थी बिहार में, जब ये क्या बोलते, द टॉर्च वॉज बर्निंग, मशाल जल रही थी, तब हम कॉलेज में थे और पूरे हिंदुस्तान को नया दृष्टि बिहार ने ही दी है, जेपी ने ही दी है, स्पेशली पूना एंड इन अदर सिटीज। अभी भी जयप्रकाश जी के बारे में और उनके स्टडी में इतनी रुचि ली जाती है कि यू कांट इमेजिन, आप बिहार में भी उसकी कल्पना ना कर सके इतना काम जेपी के बारे में कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। प्रश्न है सर कि जैसे ज्यादातर ऐतिहासिक पात्रों पर आपने किताबें लिखी हैं, तो क्या इतिहासकारों को भी उनका आधार बनाया है या सिर्फ वो काल्पनिक और व्यक्तिगत शोध के आधार पर आपने लिखा है? क्योंकि इतिहासकारों ने बहुत कुछ पहले से भी लिखा है, बड़े बड़े इतिहासकार हैं, तो क्या दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आपने लिखा है या किस उसका मूलभूत आधार क्या था सर? नहीं, मेरा मूलभूत आधार हिस्ट्री एंड फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, स्पेशली महानायक जब मैंने लिखी, गांधी, नेहरू, सुभाष का बहुत जम के मैंने स्टडी किया था, उनके सब लेटर पढ़े थे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं मेरे भीतर का पोएट या मेरे भीतर का राइटर भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि खाली हिस्ट्री आप बता दोगे तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, एक जंत्री बोलते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक निर्जीव जैसी चीज़ होती है।
तो निर्जीव चीज को सजीव बनाने के लिए पोएट की दृष्टि या राइटर की दृष्टि की जरूरत होती है। बहुत बार मुझे यही सवाल किया जाता है कि आप जब लिखते हो तब उसमें इतिहास कितना रहता है एंड वास्तव यानी कि रियलिटी कितनी रहती है। मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द कांग्रेस। उनको कांग्रेस से हटाया गया था। वो कांग्रेस कमेटी का डिसीजन कलकत्ता शहर में हुआ था और गांधी जी ने डिसीजन लिया था कि सुभाष को कांग्रेस से ही शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द कांग्रेस, जो उसके पहले 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब भरी सभा में नेहरू उठे और नेहरू ने बताया गांधी जी को कि बापू इतनी बड़ी सजा सुभाष को ना देना नहीं चाहिए, लेकिन गांधी जी वॉज लिविंग लाइक अ रॉक। उन्होंने डिसीजन दिया, सुभाष को कांग्रेस से हकाल दिया। तभी हमेशा जब जब पंडित जी कलकत्ता जाते थे तब वो बोस फैमिली के घर में ही ठहरते थे। जिस दिन सुभाष को कांग्रेस से निकाला गया उसी रात को नेहरू सुभाष जी के घर में ही मुकाम के लिए थे। दूसरे दिन नेहरू इलाहाबाद को जाने वाले थे। हमेशा की तरह सुभाष ने अपनी कार निकाली। ही वॉज टू ड्राइव द कार और उनको हावड़ा स्टेशन तक उनको अलविदा करने के लिए पहुंचाने के लिए वो निकल रहे थे। और इधर सुभाष बाबू की जो एक नीस थी जिसका नाम गीता, उनको पता था कि चाचा जी को गुलाब के पुष्प बहुत पसंद आते हैं, तो गई गार्डन में गुलाब की एक डंडी सहित गुलाब लाया और सुभाष बाबू के हाथ में दे दिया। सुभाष जी ने वो फूल निकाला, डंडी फेंक दी एंड व्हेन ही वाज अटैचिंग दैट फ्लावर, रोज फ्लावर ऑन द कोट ऑफ नेहरू बोले, अरे सुभाष देखो खून की बूंद टपक रही है, देखो खून आया है। तब सुभाष हंसे और उन्होंने अपने जेब से हैंकरचीफ निकाला, ऐसे वो खून पोंछ लिया और वो हंस पड़े और बोले, लीव इट बड़े भाई, जवाहरलाल जी चिंता न करे, विधाता ने फूल बनाए हैं आपके लिए, कांटे रखे हैं मेरे लिए। अभी इसमें आप पूछेंगे कि इसमें रियलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है और फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि नेहरू फैक्ट है, सुभाष फैक्ट है, नेहरू जी को गुलाब का फूल प्यारा था, ये फैक्ट है। मैंने खाली राइटर के भांति गीता को लाया और उसके हाथ में डंडी दे दी। और जो हिस्ट्री वाला प्रोफेसर या हिस्टोरियन जो 50 पन्ने में नहीं बता सकता, वो एक डायलॉग में मैं लेकर आया। ये राइटर की चाल होती है, ये राइटर की दृष्टि होती है। कि कुछ ज्यादा ही रोमांटिसिज्म है यहाँ की पब्लिक का उनके प्रति। सवाल ये है, अगर सुभाष चंद्र बोस, बहुत बड़ा इफ है, अगर वो सफल होते तो क्या हमारा देश लोकतांत्रिक रह जाता या एक डिक्टेटरशिप उसी समय से शुरू हो जाती? और इसी से मतलब फ्लो करता है। एक बार जब यूएसए एंटर कर गया वॉर में एक बार, तो क्या वाकई सुभाष चंद्र बोस अगर सफल होते हमारे यहाँ, तो ये जो एक्सिस में ऐड हो जाता, इटली, जर्मनी, जापान के साथ इंडिया ऐड हो जाता, तो क्या बाजी पलट जाती अमेरिका के एंट्री के बाद? वहाँ की जो हकीकत, हम अब जो वर्ल्ड वॉर की सच्चाइयाँ सामने आ रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? दोनों सवाल बड़ा क्लियर है। सुभाष चंद्र बोस क्या डिक्टेटर बनने से रोक पाते, और दूसरा क्या एक नया एक्सिस में इंडिया अगर जुड़ जाता तो अमेरिका और यूएस और यूके सब साथ रहते हुए हार जाते? जी के लाइफ के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बारीकी से देखे हैं। ऐसा ही हुआ था कि सिंगापुर में एक नेताजी की आज़ाद हिंद के फौजी और जापानी फौजी, तो देयर वाज अ क्वारल ऑन वन सिंपल रीजन। क्या रीजन था कि जापानी लोग बोलने लगे कि वी आर सपोर्टिंग सुभाष, हम आपको धन दे रहे हैं, लिबास दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, गोला बारूद सब दे रहे हैं,
तो अगर एक कैप्टन जापानी सामने से आया और हिंदी कैप्टन आया तो हिंदी कैप्टन ने जापानी कैप्टन को सलाम करना चाहिए पहले, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। ये मुतागुची थे कमांडर फ्रॉम जापानीज साइड, मुतागुची तक और सुभाष बाबू तक ये झगड़ा गया और वो जापानी बोलने लगे, अगर हम हमारा पूरा लाइफ आपको दे रहे हैं, इतना अनाज दे रहे हैं, इतना दवा दे रहे हैं, बारूद दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो आपको सैल्यूट करने में पहले आदर हमारे तरफ हमारे प्रति आदर जताने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि मैं आपके एहसान समझता हूँ, आपका सपोर्ट भी मैं मानता हूँ। कल अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तब मैं नए राष्ट्रपति को या प्राइम मिनिस्टर को अर्जी करूंगा कि आपका पैसा या आपका जो कुछ सपोर्ट है वो लौटाना चाहिए। अगर मेरे एज पर माय नोशन या मेरे प्रिंसिपल वाली गवर्नमेंट वहाँ नहीं आई तो मैं हिंदुस्तान में जाके दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगूंगा, बताऊंगा कि जापान के एहसान है, इन्होंने हमें सही मौके पे सही सपोर्ट किया है और उनका सपोर्ट वो वापस करना चाहिए, उनके अमाउंट, उनका सपोर्ट, ये सब करूंगा। उसके लिए मैं दरवाजे दरवाजे पे जाके भीख मांगूंगा, लेकिन किसी भी हालात में मैं आपको सैल्यूट नहीं करूंगा। और तब तय क्या हो गया कि तय ऐसा हो गया कि जब दो कैप्टन ऑन द सेम लेवल विल कम एंड कन्फ्रंट ईच अनदर, अगर दो सिपाही एक लेवल के हैं, दो जनरल एक लेवल के हैं, तो दोनों ने मिलके एक दूसरों को एक साथ सैल्यूट करना। इसका मतलब है कि भाई जिस आदमी ने खाली नमस्कार में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो देश के आज़ादी के और भविष्य के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने जीवंत सत्र के लिए आप सब लोगों का भी। उसके बाद नहीं जलगांव में एक सज्जन थे वासुदेव दसपुत्रे, उन्होंने मराठी में अनुवाद किया उसका। अच्छा। और वो महाराष्ट्र टाइम्स में चल गई। अरे वाह। और उसका भाई और महाराष्ट्र से इतना मनियाडर उनके नाम पे आता था, दशरथ मांझी के। हाँ बढ़िया।